रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी गांव में पूजा और उसकी सास रहा करते थे। पूजा का पति कुछ सालों से ही शहर में रह रहा था। पूजा पूरा दिन घर में बैठी फोन चलाती रहती। एक दिन उसकी सास कोमल उससे कहती है, अरे बहू, तू पूरे दिन घर में खाली बैठकर बस फोन चलाती है, तुझे कोई काम नहीं है क्या? अरे माँ जी, मैं घर का सारा काम करने के बाद ही फोन चलाती हूँ और वैसे भी इस फोन में नए नए तरह के आलू के पराठे बनाने सीखती हूँ। अच्छा जी, आज तक तूने कभी नहीं बनाकर खिलाया मुझे आलू के पराठे। लो माँ जी, ये आपने क्या कह दिया। चलो आज ही मैं आपको अपने हाथ के सबसे अच्छे पराठे बनाकर खिलाती हूँ। देखना, आपको जरूर पसंद आएंगे मेरे हाथ के आलू के पराठे। हाँ हाँ, पहले बना तो ले बहू, तब तो पता चलेगा कि तू कैसे बनाती है। इतना कहकर अब पूजा अपने फोन में आलू के पराठे की रेसिपी देखकर आलू के पराठे बनाती है। कुछ देर बाद आलू के पराठे बनाकर वो कोमल को देती है। वो पराठे खाकर कोमल कहती है, अरे वाह, ये तो बड़े ही कमाल के पराठे हैं। मजा ही आ गया आज तो ये पराठे खाकर। क्यों माँ जी, मैंने कहा था ना कि मैं बैठकर बस फोन नहीं चलाती हूँ बल्कि अच्छे अच्छे पराठे बनाने सीखती हूँ। हाँ बहू, मैं समझ गई तेरी बात। मेरा तो अब ये कहना है कि क्यों न तू एक आलू के पराठे की दुकान ही खोल ले। सच कह रही हूँ बहू, तेरी बड़ी बिक्री होगी इन पराठों की और तेरा नाम भी होगा। यूँ घर में बैठने से तो अच्छा ही है ना। माँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। चलिए खोल ही लेते हैं अपने एक आलू के पराठे की दुकान। कोमल की बात सुनकर अगले ही दिन पूजा अपनी आलू के पराठे की दुकान खोल लेती है और गली के बाहर ही किसी कोने में वो अपनी दुकान लगाती है, जहाँ पर और भी लोग काफी सारी दुकान खोल कर बैठे थे। पूजा की आलू पराठा दुकान देखकर आलू पूरी बेचने वाली रोमा कहती है, क्या बात है, आलू पराठा की दुकान भी खुल गई अब तो। यहाँ लगता है नई हो तुम यहाँ। नहीं दीदी, मैं यहीं पास में रहती हूँ और पूरा दिन खाली बैठे बैठे बोर हो जाती थी, इसलिए सोचा क्यों ना आलू के पराठे की दुकान खोल लूँ। इरादा तो अच्छा है, लेकिन यहाँ आलू पराठा बेचना इतना आसान नहीं है। हमें ही यहाँ काम बैठाने में 1 महीना लगा था। अरे कोई बात नहीं दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे हाथ के आलू के पराठे सबको बहुत पसंद आएंगे। पूजा और रोमा बातें कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद पूजा की सास कोमल अपनी एक पड़ोसन के साथ पूजा की पराठे की दुकान पर आती है और पूजा के हाथ के पराठे खाकर पड़ोसन कहती है, अरे वाह कोमल, तेरी बहू ने तो बड़े अच्छे पराठे बनाए हैं। मेरा तो दिन ही बन गया आज के ये पराठे खाकर। तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, ताकि तुम लोगों को मेरी बहू के हाथ के अच्छे से आलू पराठे खाने का मौका मिले। हाँ कोमल, ये तो तूने बहुत अच्छा किया मुझे यहाँ लाकर। अब तो मेरा जब कभी आलू के पराठे खाने का मन करेगा तो मैं तेरी बहू की आलू पराठा दुकान से ही मंगवाया करूँगी। पूजा की सास और उसकी पड़ोसन के जाने के बाद वहाँ पर 2 लड़के और आते हैं, जिन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। वो पूजा के पराठे की दुकान पर जाकर उससे कहते हैं, अरे मैडम, ये आलू पराठा कैसे दिया? 20 रुपए के 2 पराठे हैं। ठीक है, 2 प्लेट लगा देना। जी अभी लगाती हूँ। अब पूजा जल्दी से दोनों लड़कों के लिए 2 प्लेट पराठे लगा देती है, जिसके बाद दोनों लड़के पराठे खाते हैं और उन्हें ये पराठे इतने पसंद आते हैं कि वो दोनों एक एक प्लेट पराठे और खाते हैं। यार, आज तक मैंने बहुत से पराठे खाए हैं पर कभी ऐसे पराठे नहीं खाए भाई। सही कह रहा है भाई, आज तक ना मैंने भी कभी नहीं खाया ऐसे पराठे। मैडम, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ, सही कहा है इसने, आपके हाथों में तो जादू है मैडम। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मेरे हाथ के आलू के पराठे इतने ज्यादा पसंद आए हैं तो आप एक काम करो, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी मेरी इस आलू के पराठे की दुकान के बारे में बता देना। क्यों नहीं, हम जरूर बताएंगे। इतना कहकर वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं और उनके बाद और भी लोग पूजा के आलू के पराठे खाने आते हैं और देखते ही देखते उसके पास भीड़ लग जाती है। और ये देख पास की दुकान वाली रोमा बहुत चिढ़ रही थी, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं और पूजा की छोटी सी आलू पराठे की दुकान अब बड़े होटल में बदल जाती है, जहाँ पर हर दिन बहुत से लोग आते जाते थे। लेकिन बढ़ती शोहरत के साथ साथ पूजा अब लालची होती जा रही थी। उसके पराठों में अब आलू सिर्फ नाम के हुआ करते थे। और एक दिन कोमल पूजा से कहती है, अरे बहू, ये कैसे पराठे हैं? इसमें तो आलू ही नहीं है। अरे माँ जी, है तो आलू इसमें। अरे इसे तुम आलू कहती हो? अरे माँ जी, आपको क्या पता, महंगाई बहुत बढ़ गई है और आलू भी बहुत महंगे हो गए हैं। अगर पराठों में आलू ज्यादा भरना शुरू कर दिया तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगी ना। और वैसे भी
लोगों को क्या फर्क पड़ता है कम आलू के पराठे खाने से? उन्हें तो बस पराठे खाने हैं ना। बहू, जो तू कर रही है ना वो गलत है, और ये तुझे तब समझ आएगा जब किसी मुश्किल में फंस जाएगी। तो थोड़ा संभल कर, और जो लालच कर रही ना वो खुद पर हावी मत होने दे। अरे माँ जी, आप तो फालतू में ही इतनी चिंता कर रही हैं। आप आराम से घर जाइए, यहाँ मैं संभाल लूंगी। बहू, मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी तेरी मर्जी, जो तुझे ठीक लगे वही कर। इतना कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है और पूजा वापस से अपने काम में लग जाती है। अब पूजा के आलू के पराठों में आलू ना मिलने की वजह से धीरे धीरे लोगों ने वहाँ आना कम कर दिया था। एक दिन वहाँ एक आदमी आता है। सुनिए, कोई है क्या यहाँ जो ऑर्डर ले? जी सर, कहिए आपको क्या चाहिए? मुझे एक प्लेट गर्मा गर्म आलू के पराठे चाहिए, जल्दी से लगवा दो। मैंने सुना है यहाँ के पराठे बहुत ही ज्यादा मजेदार और स्वादिष्ट होते हैं। अभी लगाती हूँ आपके लिए आलू के पराठे। कुछ देर में उसके आगे आलू के पराठे रख दिए जाते हैं। आलू के पराठे देखने में बहुत ही अच्छे और मजेदार लग रहे थे, लेकिन जब वो आदमी एक निवाला खाता है तो उसे पता चलता है कि आलू के पराठों में तो आलू है ही नहीं। ये देखकर वो आदमी पूजा को आवाज लगाता है और कहता है, अरे मैडम जी, जरा यहाँ आना। जी क्या हुआ, बोलिए। मैंने आलू का पराठा मांगा था, पर मुझे ये सादा पराठा दे दिया गया है। अरे नहीं सर, ये आलू का ही पराठा है। इसे आप आलू का पराठा कहती है? इसमें तो आलू है ही नहीं। ओह, तो आप लोगों को आलू के पराठे के नाम पर बिना आलू का पराठा देकर लूटती हैं। आपकी शिकायत करनी होगी कि आप यहाँ लोगों को ठग रही है। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। अरे नहीं नहीं सर, हमें माफ कर दीजिए। आप सभी से माफी मांगती हूँ, पर पुलिस को मत बुलाओ। अरे क्यों ना बुलाऊं? तुम यहाँ इतना महंगा आलू का पराठा बेच रही हो और उसमें आलू भी नहीं दे रही हो। ये तो ग्राहक के साथ धोखाधड़ी का मामला बनता है आप पर। मुझे आप अभी एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं आप सभी से ही वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, इस बार तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आगे से ऐसा कुछ होता है तो तुम्हारी खैर नहीं। ये दुकान और तुम्हें दोनों को बंद करवा देंगे। मैं वादा करती हूँ सर कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पूजा को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ये भूल गई थी कि वो सिर्फ लोगों के लिए और अपने टाइम पास के लिए आलू के पराठे की दुकान खोलकर बैठी थी। और उस दिन के बाद से फिर कभी भी पूजा अपने आलू के पराठों में आलू कम नहीं करती थी। मनप्रीत एक खूबसूरत और खुशनुमा लड़की थी जो पंजाब के भटिंडा में अपनी माँ दिलप्रीत और पिता हरजीत सिंह के साथ रहती थी। उसका सपना था पढ़ने का और अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ अच्छा करने का, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन उसके माता पिता बस जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहते थे और उसकी शादी के लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन उसके लिए अमन सिंह नाम के लड़के का रिश्ता आता है और वो अपनी माँ हरलीन और पिता दिलशेर के साथ उसे देखने आता है। जी आयानू जी, जी आयानू, आजो आजो, तुहाडा अपना ही घर है। अजी जरूर। और भाई साहब सब चंगा? हाँ जी सब बढ़िया। बहन जी, उन कुड़ी नु भी बुला लो। हाँ जी बहन जी, बस उन्हें बुलानी है। तभी वहाँ मनप्रीत चाय नाश्ता लेकर आती है। अमन और उसके पूरे परिवार को मनप्रीत बहुत अच्छी लगती है। सब रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और मनप्रीत को एक बार भी अमन से बात करने का, अपने मन की बात बताने का मौका नहीं मिलता। कुछ ही दिनों बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन मनप्रीत जरा भी खुश नहीं होती और एक रात वो अपना सारा सामान पैक करके किसी को भी बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। और अगले दिन सुबह उसके घर में सब बहुत परेशान हो जाते हैं। हाय हाय रब्बा, ये लड़के कहाँ चले गए? उनमें मुंडे वाले आनू की कहांगी, की मुंह दिखावांगी। ओ ताड़ी कुड़ी ने तो नक कटाती। मैं कहा सी कि साम के रखो कुड़ी नू। जे तुझे कुछ दसो मैं की करा, मिन्नू तक कुछ समझ ही नहीं आ रही। ओए करना की है, हुण माफी मांगनी पऊ। इतना सब होने के बाद हरजीत और दिलप्रीत दोनों ही लड़के वालों को फोन करके माफी मांगते हैं, पर वो लोग मनप्रीत के घर वालों की बहुत बेइज्जती करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मनप्रीत दिल्ली पहुंच जाती है और जो पैसे उसके पास होते हैं तो वो कुछ दिन तक तो उनसे गुजारा करती है और पढ़ी लिखी होने की वजह से एक छोटे से रेस्टोरेंट में जॉब ढूंढ लेती है और काम करना शुरू कर देती है।
ऐसे ही एक दिन जब वो काम करती है तो उसे अपने रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी के बारे में पता चलता है। तो वो मैनेजर से पूछती है, मैनेजर साहब, ए स्पेशलिटी डिश केड़ी हुंदी है? अरे हमारे रेस्टोरेंट की सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा बिकने वाली डिश है। ओ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲੂੰਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ स्पेशल डिश रखूंगी। चलो अब ठीक है, अब तुम अपना काम करो। मैनेजर की बात सुनकर मनप्रीत भी अपने रेस्टोरेंट के सपने देखने लगती है और कुछ समय बाद अपनी नौकरी से पैसे कमाकर वो एक हाईवे पर छोटा सा स्टॉल लगाना शुरू करती है, जिसमें वो अलग अलग डिशेस को मिक्स करके कुछ स्पेशलिटी रखती है और साथ ही उसके हाथों की बनाई हुई स्पेशल लस्सी, जो उसके गांव वाले भी बहुत पसंद किया करते थे, वो धीरे धीरे अपना काम जमाना शुरू कर देती है और वो एक छोटे स्टॉल से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती है। उसकी स्पेशल लस्सी और डिशेस इतने फेमस हो जाते हैं कि दूर दूर से लोग वहां आते और देखते ही देखते वो सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे ही अपने 5 रेस्टोरेंट खोल लेती है। समय बीतता जाता है और एक दिन अमन, जिस लड़के से मनप्रीत की शादी होने वाली थी, वो उसके रेस्टोरेंट में आता है और उसी समय मनप्रीत भी अपने रेस्टोरेंट का जायजा लेने वहाँ आई होती है और दोनों की टक्कर हो जाती है। ओ मिस्टर, अंधे हो की देख के नहीं चल सकते? मैं देखकर नहीं चल रहा था या आप? खैर मैनू जान दो, हले मैं लेट हो रही हूँ। अरे जरा 1 मिनट रुको। हाँ जी कहो। अरे तुम तो वही हो ना जिसकी मुझसे शादी होने वाली थी और शादी छोड़कर तुम भाग गई थी। अरे हाँ, तुसी इत्थे किवें की कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये सब छोड़ो, क्योंकि मैं तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ तुमसे। हाय से आपा, बदला? केड़ा बदला? तभी अमन शोर मचाकर सबको बुला लेता है और काफी कुछ कहने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के गार्डर्स अमन को निकालने वाले होते हैं, तो मनप्रीत उन्हें इशारे से रोक देती है और अमन की बात पूरी होने के बाद सबके सामने उसे बताती है। बोल लिया तुसी हुन? और अब तो इस रेस्टोरेंट के मालिक को भी पता चल गया होगा कि ऐसे लोगों को अपने रेस्टोरेंट से उसे धक्के देकर निकाल देना चाहिए। अच्छा तो चलो एक काम करते हैं। क्या? चलो इस रेस्टोरेंट दे मालिक नु ही फोन लगा लो, आपे फैसला हो जू, ओनू ही पूछ लेने। हाँ क्यों नहीं, बुला लो। तभी अमन सबके सामने तेज आवाज में रेस्टोरेंट के मालिक को आवाज लगाता है, पर कोई नहीं आता। तो ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी अमन रेस्टोरेंट के मैनेजर को उसके मालिक को फोन करने को कहता है और मैनेजर मनप्रीत के इशारे पर उसे कॉल लगाता है। हाँ अब आएगा ना मजा जब यहाँ का ओनर आएगा। हाँ जी मैनेजर साहब, की होया? मैम आपको रेस्टोरेंट में बुलाया है। अरे पागल मैनेजर, मैंने तुझे ओनर को कॉल करने को कहा था, तू इसे क्यों कर रहा है? क्योंकि सर यही तो है हमारी ऑनर, मिस मनप्रीत कौर। क्या? जी हाँ जी, जे कोई कुड़ी अपने ब्याह तो पज जाए, इसका मतलब ये ता नहीं ना कि वो किसी मुंडे दे पीछे ही लगी होएगी ता ही भज्जी है। उसते कोई अपने सपने भी ता हो सकते ने जिन्ना वास्ते वो ये सब कर रही है। नाले तुसी जे अज तो बाद इत्थे मैनू दोबारा दिखे ना ता मैं पुलिस कंप्लेन कर देनी है। मनप्रीत की सारी बातें सुनने के बाद अमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मनप्रीत से सबके सामने माफी मांगता है। साथ ही सभी के सामने उससे दोबारा शादी करने के लिए भी पूछता है और उसे ये बात भी बिल्कुल साफ कर देता है कि उसे मनप्रीत की शादी के बाद काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। मनप्रीत को तो पहले से ही अमन के बारे में सब सच पता था कि वो कितना समझदार और अच्छा लड़का है और जो कुछ भी आज उसने किया सिर्फ गुस्से और नाराजगी के कारण किया, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर भटिंडा जाते हैं ताकि मनप्रीत अपने माता पिता से मिल सके। मम्मी जी, पापा जी, तुसी दोनों ऐथे? मनप्रीत नी खसमा नु खाणीए मर जाणीए, किथे सी तू इन्ने दिना दी? तेनू पता भी आ असे किन्ना परेशान हो गए सी तेनू लभदे लभदे। मम्मी जी मैनू माफ कर दियो,
मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती सी, पर तुसी मेरा जबरदस्ती विआह कर दे पए सी, ਤਾਂ मैं अपने सपनिਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ नहीं देख सकती, इसलिए मैं ये सब कीता। ਮੈਨੂੰ माफ कर दियो। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ? ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਨ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਹੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ सब कुछ पहला वांगू हो गया है हुण। इस तरह सभी लोग मनप्रीत और अमन की शादी के लिए मान जाते हैं और उनकी शादी के बाद मनप्रीत अपने रेस्टोरेंट के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह संभाल लेती है और साथ ही उसकी लस्सी पूरे इंडिया में फेमस हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी लस्सी वाली बहू? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई बहू है जो मलाईदार लस्सी बनाए? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।